गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियों के बारे में, यानी कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और वहाँ हमने लगभग आपसे 5 विधियों के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के गुणधर्म के बारे में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से भौतिक गुणधर्मों को और कौन से रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुणधर्म। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं यहाँ पर भौतिक गुणधर्मों के बारे में। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर भौतिक अवस्था, इनके सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो बात करते हैं जो हमारे C1 से C10 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल रंगहीन द्रव होते हैं। ठीक है, रंगीन द्रव होते हैं। ठीक है, और उच्च सदस्यीय, जबकि उच्च सदस्यीय मोम समान ठोस होते हैं। उस तरह से क्या होते हैं, आपके मोम समान क्या होते हैं, हमारे पास ठोस होते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं गंध, स्मेल कैसी आती है इसमें। ठीक है, तो C1 से C3 तक के सदस्य तीखी गंध वाले, जबकि C4 से C9 तक के सदस्य सड़े मक्खन जैसी गंध वाले, तथा उच्च सदस्यीय गंधहीन होते हैं। ठीक है, उस सदस्य कैसे होते हैं, इनके गंधहीन होते हैं। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं विलेयता के बारे में। सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो C4 तक के सदस्य जल में घुलनशील, किसी कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से होते हैं। C5 तथा C6 वाले, यानी कि प्रोपेनोइक और हेक्सेनोइक हम लिख सकते हैं आप, प्रोपेनोइक तथा हेक्सेनोइक। प्रोपेनोइक तथा हेक्सेनोइक अम्ल आंशिक विलय तथा अन्य सदस्य अविलय होते हैं।
है। तो कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, सभी विलय होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से बनाता है, देख सकते हैं हम, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसी क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर आपका दूसरा, कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा, ठीक है। वो क्या कर लेगा यहाँ से आगे, फिर वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर लेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस टाइप से क्या होती है, इसमें जो होती है ना हाइड्रोजन बंधता आती चली जाती है, हाइड्रोजन बंध बनते चले जाते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जिनमें क्या होता है, जितने प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतने ही क्या होते हैं, वो ज़्यादा विलय होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या होता है, एक जल विरोधी पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या करता है, विलेयता जो होती है डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, इनकी विलेयता जो होती है वो क्या होती है, डाउन होती चली जाती है, ठीक है। अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है, ठीक है। अर्थात विलेयता 1/, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा देख सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर H, ठीक है, HCOOH ज़्यादा विलय होगा, CH3COOH कम विलय होगा, ठीक है। C3H7COOH कम विलय हो जाएगा, C4H9COOH। तो विलेयता इस प्रकार से क्या होती चली जाती है, यहाँ पर प्रभावित होती चली जाती है, ठीक है। तो भौतिक अवस्था, गंध और विलेयता, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए विलेयता की आगे बात कर लेते हैं, विलेयता के बारे में चल रहा है, ठीक है, ठीक है। शाखा श्रृंखला बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम देखें CH3 CH2 CH2 COOH और CH3 CH3 COOH। तो इसमें एक साइड चेन, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो इसकी सोलिबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी सी हायर पाई जाती है, ठीक है। नोट पॉइंट में लिख सकते हैं आप, सभी सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, बेंजीन एक्सेट्रा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी विलेयता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे क्वथनांक के बारे में, जब जिसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनके जो क्वथनांक होते हैं वो अल्कोहल से भी अधिक होते हैं। मीन्स अगर हम बात करें कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाए, वो दे दे आपको अल्कोहल दे दे, एल्डिहाइड दे दे, कीटोन दे दे, एल्केन दे दे,
और आपसे कहे कि इन्हें क्या करें, सीक्वेंस में लगाइए क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हायर होते हैं। एल्कोहल से भी ज़्यादा क्या होता है इसके अंदर हायर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक द्विलक क्या होता है, डाइमर द्विलक बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि एक अणु दूसरे अणु से जुड़कर उसके अंदर अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो क्या आ जाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें दिखाई दे जाएंगे। तो किस प्रकार से क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इस प्रकार से बना लेता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ जाएगा HOC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इस टाइप से क्या बना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में भी आ सकती है, ठीक है, पूछे भी जा सकता है कि इसके क्वथनांक हायर क्यों होते हैं। तो ये क्या होता है, डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट, डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। अब डाइमर कैसे पता चला, क्योंकि अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड जो होता है हमारा CH3COOH का अणुभार जो होता है वो 60 होता है, परंतु जब हमने क्या किया, इसके अणुसंख्यक गुणधर्मों का क्या किया, अध्ययन किया, तो अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर कितना पाएगा, 120 पाएगा। तो 120 कब हो सकता है, जब इसके दो अणु क्या हो जाए, एक साथ संयुग्मित हो जाए, तो जब ही क्या हो सकता है, इसका अणुभार 120 हो सकता है। अकेला होता है तो कितना होता है, 60 होता है। तो इससे ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये डाइमर की फॉर्म में होता है, और उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के रीजन से क्या होता है, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है इज वेरी मच हायर, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हायर होते हैं। और एल्कोहल से भी क्या होते हैं, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ लेके इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक हायर होता है, तो ये डाइमर फॉर्म करता है, और प्रबल स्ट्रांगली क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड होती है। दीज बेस पर क्या होता है, इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्या होता है आपका एल्केन और एल्डिहाइड और कीटोन और ईथर और एल्कोहल सबसे क्या होते हैं, हायर होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले की बात करें, यानी कि समान अणुभार वाले की हम बात यदि कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं अभी आगे हम। अब जो डाइमर होते हैं ना, वो वाष्प अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस तीनों में डाइमर की अवस्था में पाया जाता है। ये नहीं कि गैस अवस्था में वीक बॉन्डिंग हो जाएगी और अलग हो जाएगा, तो तीनों ही अवस्था में क्या जाती है, स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है और डाइमर इसके फाउंड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, हम लेते हैं यौगिक, यहाँ लिख देते हैं अणुभार, यहाँ लिख देते हैं क्वथनांक, ठीक है। यौगिक ले लेते हैं, अणुभार ले लेते हैं, 2-3 ले लेते हैं हम। एक हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया एसिटिक एसिड ले लेते हैं हम, एसिटिक अम्ल। दूसरा हम ले लेते हैं प्रोपेनॉल। तीसरा हम ले लेते हैं ब्यूटेन। फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2OH हो जाएगा। इसका हो जाएगा C4H10, सॉरी हाँ C4H10 हो जाएगा इसका, CH2 हाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अणुभार की बात करें तो लगभग समान होने चाहिए। तो 12 दूनी 24, 24 और 32 कितना हो जाएगा, 54 और 4 60, 60 हो जाएगा इसका अणुभार। इसका निकालो 1 2 3 12 36 37 38 39 40 41 42 43 44, इसका भी 60 हो जाएगा। ब्यूटेन की बात करें 12 4 48 और 10 58 58 यहाँ पर आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, अणुभार 58 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वथनांक के बारे में कि इसका क्वथनांक क्या होगा। तो क्वथनांक इसका जो पाया गया है वो कितना पाया गया है, वो 391 केल्विन पाया गया, इसका 370 केल्विन पाया गया, इसका 309 केल्विन पाया गया। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका जो भी क्या है, मतलब यौगिक है जिनमें लगभग सेम अणुभार हैं, उनके क्वथनांकों में कितना डिफरेंस आ रहा है, या 391 है या 370 या 309 है। तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि जो एसिडिक अम्ल होता है
उसमें क्या होते हैं, प्रबल स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, जिस बेस पर क्या होता है, इसका जो होता है ना क्या कहते हैं, क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, अदर से क्या होता है, अल्कोहल से भी क्या होता है, हायर होता है। अगर एसिडिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग करके बात करें तो सबसे हायर किसका होता है, हमारा अल्कोहल का होता है, स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट इसमें क्या होता है, इसका जो क्वथनांक है वो अल्कोहल से भी क्या होता है, हायर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या आपका क्वथनांक के बारे में आ गया। पांचवी में बात करते हैं गलनांक, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो गलनांक की बात करते हैं, ठीक है। तो इनके गलनांक में ऊपर से नीचे जाने पर जब चलते हैं ना 1 2 3 4 5, तो जब हम चलते हैं तो C10 तक जाने पर अंतर पाया जाता है, नियमित अंतर पाया जाता है। ठीक है, अंतर पाया जाता है। अब ये अंतर कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता है, ठीक है, चेंजेबल होता चले जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे होता चले जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, कहीं ज़्यादा हो जाएगा और कहीं कम हो जाएगा, अंतर पाया जाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नियमित परिवर्तन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम और विषम की। तो जो एक्स रे विवर्तन होता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन जो होता है, उसमें जब क्या किया गया, इसका अध्ययन किया गया, अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि जिसके अंदर क्या होते हैं, सम संख्या में कार्बन होते हैं। ठीक है, और विषम संख्या में कार्बन होते हैं। तो सम संख्या वाले का जो गलनांक होता है वो विषम संख्या वाले से क्या होता है, हायर होता है। सम संख्या और विषम संख्या देख सकते हैं कैसे, मान लें हमारे पास ले लें हम CH3 CH2 CH2 एंड COOH 1 2 3 4, तो जहाँ 4 आ रहे हैं। बात करें हम यहाँ पर अगर CH3 CH2 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 COH, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर 5 कार्बन आ रहे हैं। तो ये सम संख्या वाला है और ये क्या आपका विषम संख्या वाला है। तो सम संख्या वाले का जो आपका क्या होता है, गलनांक जो होता है वो विषम संख्या वाले से ज्यादा होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, एकांतर प्रभाव कहते हैं। याद रखना, एकांतर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एकांतर प्रभाव क्या है, तो एकांतर प्रभाव का मतलब है कि सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का गलनांक जो होता है वो विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से हायर होता है। तो यह प्रभाव क्या कहलाता है, आपका एकांतर प्रभाव कहलाता। होता क्यों है, अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो मैथिल्स ग्रुप है और यहाँ पर जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो सम संख्या वाले में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक में डाउन पर है, एक में अपर है। दिखाई दे रहा है ना आपको, एक में नीचे और एक में क्या है, ऊपर है। जबकि हम अगर बात करें विषम संख्या वाले में, तो दोनों ही मैथिल ग्रुप और हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों ही क्या है, एक ही साइड में। अगर डाउन है तो दोनों डाउन में रहेंगे, अप है तो दोनों अप में रहेंगे। तो अब क्या होता है, जब क्रिस्टल जालक में इन्हें ऐड किया जाता है, फिट किया जाता है, तो क्रिस्टल जालक में ये वाला जो होता है ये आसानी से फिट नहीं होता है, और ये वाला जो होता है सुगमतापूर्वक क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये इसका फिट होना है क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो होता है इजी वे में क्या होता है, आसानी के साथ किया जाता है, फिट हो जाता है। तो इस बेस पर क्या होता है, जो सम संख्या वाला आपका क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो विषम, उसका जो गलनांक होता है वो विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या पाया जाता है, ज्यादा होता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, एकांतर प्रभाव कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।